हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 में साइंस की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर आप लोग प्रेस करिएगा, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आप में जो है नोटिफिकेशन वहाँ पर पहुँच जाए। अगर बेल आइकन को आप लोग प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगा। तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर पहला, और प्रश्न नंबर पहले में क्या पूछ रहा है, कह रहा है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, यानी ये बोल सकते हैं कि साइंस का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। ठीक है, क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। तो पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, कहाँ पर बनता है भैया। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। तीसरा ऑप्शन दिया गया है यानी सी वाला, ध्रुव तथा फोकस के बीच। और डी में दिया गया कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ये ऑप्शंस हैं आपके। तो देखिए आपको उत्तर में क्या लगाना होगा, आपको उत्तर में बताना होगा कि जो उत्तल दर्पण है ना, वो प्रतिबिंब के सदैव कहाँ बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है वो वाला एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों ने ये बात समझ लिया है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा ध्यान से। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें क्या बोल रहा है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। ये आपका प्रश्न पूछा गया है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, VIMP क्वेश्चन है भाई, VIMP क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लाल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पीला, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नीला, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया तो बैगनी दिया गया मेरे भाई। ठीक है, लेकिन आपको करना किस पर होगा, लाल पे टिक करना होगा ना। ये देखना ही है लाल कलर यहाँ पर है, तो लाल कलर पर टिक कर देना होगा। लाल कलर पे नहीं टिक करिएगा, लाल जिस ऑप्शन में लिखा होगा उसको टिक करिएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा। ठीक है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है। आप यूँ मान लो कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में बोल रहा है कि क्या विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया विद्युत वाहक बल, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आवेश, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया तो वैद्युत धारा दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो एम्पियर सेकंड जो है मात्रक होता है किसका, विद्युत आवेश का। अब क्योंकि यहाँ पर विद्युत आवेश नहीं दिया है, क्यों यहाँ पर देखेंगे तो वैद्युत धारा दिया गया है। ठीक है, तो वैद्युत धारा दिया गया है, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा दिया गया, यहाँ पर विद्युत वाहक बल दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया आवेश। तो आप वैद्युत धारा को टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, वैद्युत धारा को आप लोग टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करें। यहाँ पर अगर पूछता है मुझसे कि एम्पियर किसका मात्रक है, तो आप लगाते हैं वैद्युत धारा। तो यहाँ पर वैद्युत धारा पर टिक नहीं करिएगा। क्यों नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि एम्पियर एम्पियर सेकंड पूछ रहा है। ठीक है, दोनों को साथ में। तो एम्पियर सेकंड जो मात्रक होता है वो होता है किसका, आवेश का, यानी विद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो ये वैद्युत धारा लिखा है। ठीक है, सॉरी, इसलिए यहाँ पर लिखा है वैद्युत धारा, और यहाँ पर लिखा है वैद्युत यानी आवेश है, तो ये वैद्युत का आवेश है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा, तो आवेश का मात्रक हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और सी में दिया गया है न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर, और डी में क्या दिया गया न्यूटन न्यूटन एम्पियर मीटर दिया गया है। तो ये आपकी ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका है यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर मान के चलिए ये ना होता तो आपको वहां पर देता क्या, टेस्ला देता है भाई, क्या देता, टेस्ला। ठीक है, आप ऐसा आजकल टेस्ला आप लोग जानते होंगे, तो टेस्ला से मान लीजिए टेस्ला, तो इससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं, याद करने का ट्रिक समझ लो आप। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन, और बहुत महत्वपूर्ण रूप में इसको ले सकते हैं। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 100 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो अनंत पर दिया गया है। तो देखिए, जब आंख स्वस्थ यानी स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ बनता है, तो अनंत पर बनता है भाई। कहाँ पे बनता है, तो अनंत पे बनता है। आई होप आप सभी को ये बात पता होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, तो गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है बी, वो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है समझते हैं। कह रहा है कि मानव नेत्र जिस पर, अब देखिए ये आपका चालू हो गया है क्या, ठीक है, ये भी फिजिक्स ही फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निया। यानी कहाँ पे बनाते हैं, कार्निया पर, यानी कि और दूसरे ऑप्शन में दिए गए परितारिका पे, या फिर पुतली पे, या फिर दृष्टि पटल पे। ठीक है, तो देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो उसके हम लोग बोलते हैं क्या, दृष्टि पटल। दृष्टि पटल का ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस टाइप का, यानी इस चैप्टर से, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये विलेन है, तो एक विलेन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका पीएच मान क्या होगा। तो पीएच मान से बेसिकली एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप मान के चलो। तो ऑप्शन नंबर ए में देगा है 1, ऑप्शन नंबर बी में देगा है 6, ऑप्शन नंबर सी में देगा है 3, और ऑप्शन नंबर डी में क्या देगा है, तो यहाँ पर 8 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा है कि एक विलियन लाल लिटमस को क्या कर दे रहा है, नीला। तो लाल से ये कर दे रहा है नीला, तो यहाँ पर लाल से नीला कब करेगा, जब उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। 7 से ज़्यादा का मतलब 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, और 10 हो सकता है, ऐसे मान के चलिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से कम, ये 7 से कम है, ये भी 7 से कम है, ये भी 7, एक ही ऑप्शन है जो 7 से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कैसे सही हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है ना भाई, लाल को नीला जब कर दे रहा है तो यानी कि उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, और 7 से ज़्यादा का मतलब 8 होगा ना, तो 8 दिया गया ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है, यानी कौन सी क्रिया से गैस निकलती है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है O2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है Cl2, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है CO2, और डी में क्या दिया गया है, तो H2 दिया गया है। तो कौन सी गैस निकलती है भाई, हाइड्रोजन यानी H2। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। आई होप आप सभी को पता होगा भाई। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, कह रहा है एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो देखिए, आपको एल्केन, एल्किन, एल्काइन 3 चीज आपको देखने को मिलता है। एक होता है एल्केन, ठीक है, क्या होता है, तो एल्केन होता है। मैं समझाते हुए चलता हूँ। तो एल्केन, अगर पूछता एल्केन का सामान्य सूत्र तो आप बताते CN, ठीक है, H2N और प्लस में 2, ये होता है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एक होता है एल्कीन, ठीक है, क्या होता है, तो एल्कीन होता है भाई।
एल्किन, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है तो CnH2n, ये होता है आपका एल्किन का। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया वो एल्काइन का पूछा गया है। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है उसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। वो होता है CnH2n-2। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है, यानी सॉरी सी में दिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को अगर देखिएगा तो यहाँ पर दिया गया निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, Mg और Zn किसको? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन से या ज़्यादा मतलब ऊपर है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्रियाशील है। हाइड्रोजन से ये सभी क्या है, वो ज़्यादा ही क्रियाशील है, इसको इसलिए ये लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया एक आपका क्वेश्चन IUPAC नेम से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला कि निम्न में से प्रोपेन है। तो इन सभी चारों ऑप्शनों में से आपको छाट के देखना होगा कौन सा प्रोपेन है। तो प्रोपेन होने के लिए हमें कार्बन की संख्या कितना लेना होगा? 3 लेना होगा। तो कार्बन की संख्या कितना? 3। तो 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी, 1 2 3 इसमें भी है। यानी कहने का मतलब कार्बन तो सभी में हमको 3 तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब कौन सा वाला हमें लेना होगा? अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक दूसरे पे दो मेथिल जुड़ा है, तो मेथिल तो नहीं होगा। तीसरे में भी मेथिल जुड़ा है, तो इस वजह से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये आपका है क्या, ये मान के चलिए 1 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन प्रत्यय जुड़ेगा। तो मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोप। ठीक, सिंगल बॉन्ड से जब जुड़े रहते हैं तो एन प्रत्यय जुड़ता है, तो प्रोप प्लस एन बराबर होता है प्रोपेन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? प्रोपेन। तो ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, कारण निम्न में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है? तो कीटोन समूह आपको जो है देखकर बताना होगा। तो कीटोन समूह उपस्थित है भाई CH3, यानी में ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर कीटोन जुड़ा है, उसके बाद CH3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये बायो से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का था। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में देगा आमाशय, ऑप्शन नंबर बी में देगा प्लीहा, और ऑप्शन नंबर सी में देगा हृदय। ऑप्शन नंबर डी में क्या देगा, तो वृक्क दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? तो वृक्क दिया गया है। तो क्या बोला था, मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कौन सा है? तो वृक्क है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया विखंडन, दूसरे में दिया गया यानी बी में दिया गया है मुकुलन, सी में दिया गया है क्या, यहाँ दिया गया है पुनरुद्धमम, इसको पुनरुद्ध भवन, इसको हम ऐसे बोलते हैं, पुनर्जन्म भी बोल सकते हैं, जो आप बोलते नहीं। ठीक है, पुनर्जन्म भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो पूर्ण जनन भी बोल सकते हैं, ऐसा आप मान के चलिए। तो इसी चीज़ को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बीजांड, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया वर्तिका, एंड डी में दिया गया क्या, पराग कण दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करके पढ़िएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, बीजांड। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया, ये 16 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ये मान के चलो।
इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि डीएनए का वह भाग जिसमें जिसमें ये कट कर दीजिएगा, जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है कहलाता है क्या? लक्षण, या फिर जीन, या फिर जीनोटाइप, या फिर अलील कहा जाता है। तो भाई समझो, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन। कि डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जीन बोलते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 में, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन यहाँ पर पूछा है, तो ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, आप सभी को पता होगा कि जो मानव हृदय है उसमें कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो 4 है। 1 2 3 और ये 4 है। तो 4 वाले ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा। कोष्ठों का मतलब कक्षकों की संख्या, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, कक्षकों की संख्या। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20, और ये 20 जो है बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है पित्त का संश्लेषण होता है, तो पित्त का जो संश्लेषण होता है वो होता है यकृत में। तो आई होप आप सभी को ये 20 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे होंगे, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल का सवाल लगा लेते हैं। तो चलिए एक न्यूमेरिकल का हम लोग सवाल भी देख लेते हैं कि सवाल जो है किस टाइप का। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया, किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समांतर समयांतर में, ठीक है, परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो इस समयांतर में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लिखना होगा हल या सॉल्व, जो भी चाहे लिख सकते हैं। इसमें दिया गया हमें यहाँ पर धारा में दिया गया 5, तो लिखेंगे धारा आई बराबर 5 एम्पियर। उसके बाद यहाँ पर 8 सेकंड लिखा है, सेकंड यानी टाइम दिया है, तो लिखेंगे 8 सेकंड। ठीक, इस सवाल में आगे हमें दिया गया है ओम दिया गया, ओम यानी प्रतिरोध का मान होता है, तो ओम, तो यहाँ पर 20 ओम दिखा सकते हैं। ठीक है, 20 ओम। यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऊष्मा, ऊष्मा को हम लोग दर्शाते हैं एच से, यानी हीट। तो एच बराबर क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो एक आपका फार्मूला होता है, यहाँ पर हमें आवेश की बात बोला है ना, तो आवेश हम क्यों बराबर जानते हैं, एक फार्मूला एन ई। ठीक है, और अब इतना हो जाने के बाद अब एक फार्मूला आपका होता है क्या? ठीक है, एक फार्मूला आपका और होता है क्यों का, तो क्यों बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। इसमें क्या है आपका, धारा और समय दोनों है। तो क्यों का मान हमने यहाँ पर लिखा है एन ई, क्योंकि ये बराबर होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन ई बराबर आई टी। इतना लिखने के बाद अब चूंकि हमें एन का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे एन बराबर आई इंटू टी, अपान में लिखेंगे ई। और अगले स्टेप पे करेंगे एन बराबर, यहाँ पर आई का मान हमें दिया गया 5, तो यहाँ पर लिखिएगा 5 इंटू टी का मान कितना दिया गया? 8 दिया है, तो 8 लिखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस में 19 होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखिए क्या करिएगा, तो यहाँ से आप जब भाग दोगे, यानी कि 8 पंचे 40 से इसको कर लीजिए, और 1.6 ये हो जाएगा ऊपर, तो ये प्लस में बदल जाएगा। तो एक, जब एक यहाँ पे 40 में भाग दीजिएगा 1.6 से, तो इसका जो पूरा भाग निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2 5 गुणे 10 पे पावर 19। यहाँ पे 10 पे पावर लिखिएगा, 10 पे पावर 19। ठीक, 10 पे पावर 19, इसको यहाँ से कट करके लिखिए 10 पे पावर 19। ठीक, तो अब यहाँ पे दशमलव नहीं लगा है आपको, क्योंकि दशमलव के रूप में लिखना है, तो लिखेंगे 2.5 गुणे 10 पे पावर यहाँ पर कर दीजिएगा 20। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक कुछ नहीं लिखना है आपको, यही लिख देना होगा। ठीक है, चलिए तो अभी हमें एन का मान निकाला है, अब हमें निकालना है किसका मान? तो एच का मान निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पूछा था, तो कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? तो भाई 2.5 गुणे 10 पावर 20। और तो एच बराबर आपका फार्मूला होता है आई इंटू आर इंटू टी होता है। तो आई का मान आपको दिया है 5,
5 का वर्ग करिएगा तो ये 5 पचे 25 हो जाएगा, गुणे आर का मान कितना दिया है 20 दिया है, गुणे टी का जो मान दिया गया है टी मतलब 8 दिया है। तो टोटल आप गुणा करते हैं तो इसका जो गुणा आपका आता है कितना 400। और इसका उष्मा का मात्रा क्या होता है तो जूल होता है, जूल। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।